नमस्कार, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल पे। आज की वीडियो में बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस की यूनिट नंबर 3 के बारे में। तो बेसिकली ये जो यूनिट है वो बात करती है किसकी? पहले लिबरलिज्म, कॉन्सेप्ट, एलिमेंट्स एंड क्रिटिसिज्म, एंड देयर आफ्टर नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो आता है सोशलिज्म, कंसेप्ट, एलिमेंट्स एंड क्रिटिसिज्म। ठीक है, उसके बाद इसमें एक और चीज है दैट इज स्कूल्स ऑफ सोशलिज्म, एंड देयर आफ्टर आता है आपका थर्ड टॉपिक दैट इज मार्क्सिज्म एंड कंसेप्ट ऑफ स्टेट। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका टोटलिटेरियनिज्म, कंसेप्ट, एलिमेंट्स, क्रिटिसिज्म, टाइप्स, फेसिज्म एंड नासिज्म। ठीक है, तो बेसिकली ये आपके टॉपिक्स हैं, एंड देयर आफ्टर आपका लास्ट टॉपिक आता है आपका फेमिनिज्म, पॉलिटिकल डायमेंशंस। तो बेसिकली ये आपकी यूनिट है, तो इस यूनिट को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से, दैट इज लिबरलिज्म। तो बेसिकली लिबरलिज्म का जो टॉपिक है वो ऑब्वियसली एक लिबरल स्टेट का मतलब होता है फ्री स्टेट। ठीक है, तो फ्री स्टेट का मतलब क्या है? सबसे पहले हम इंट्रोडक्टरी पार्ट देखते हैं, दैट इज लिबरलिज्म इज अ पॉलिटिकल एंड फिलोसॉफिकल आइडियोलॉजी दैट एम्फेसाइज इंडिविजुअल्स फ्रीडम, इक्वालिटी, डेमोक्रेसी एंड लिमिटेड गवर्नमेंट इंटरवेंशन। तो बेसिकली कहना ये चाहते हैं कि लिबरलिज्म बेसिकली क्या है? एक फिलोसफी है, एक पॉलिसी है जिसके अकॉर्डिंग क्या है? इंडिविजुअल फ्रीडम होनी चाहिए, प्लस इक्वालिटी, डेमोक्रेसी एंड गवर्नमेंट का जो इंटरफेरेंस होना चाहिए वो लिमिटेड लेवल पे होना चाहिए, हर लेवल पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, देन उसके बाद ओरिजिनेटिंग कब हुई थी? इसका ओरिजिन कब हुआ था? एनलाइटनमेंट पीरियड जो था इसका वो 17th एंड 18th सेंचुरी था। और जो लिबरलिज्म है वो बेसिकली किसकी बात करता है? कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस की, रूल ऑफ लॉ की एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल राइट्स अगेंस्ट एब्सोल्यूट मोनार्कीज। ठीक है, तो बेसिकली जो लिबरलिज्म का जो मेन एम है, जो फोकस है, वो किस चीज पे है? कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस पे है, देन रूल ऑफ लॉ, उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल राइट्स, बिकॉज ये बात ही इंडिविजुअल राइट्स की करता है, और लिमिटेड इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, उसके बाद ये प्रोपोनेंट्स हैं, कौन इनके इस थ्योरी के सपोर्टर्स थे वो आप एक बार देख लोगे। देयर आफ्टर आगे मूव करते हैं टू द नेक्स्ट टॉपिक। उसके बाद आ जाओ कंसेप्ट ऑफ लिबरलिज्म। तो क्या कंसेप्ट है? कोर आइडिया हम समझ ही चुके हैं। ठीक है, तो इंडिविजुअल इज द सेंट्रल यूनिट ऑफ सोसाइटी। तो इनका ही कहना है, बिकॉज ये फोकस किस पे करता है? स्टेट पे नहीं करता, ये फोकस करता है किस पे? इंडिविजुअल पे। ठीक है, तो इंडिविजुअल को बोलते हैं कि ये सेंट्रल यूनिट ऑफ द सोसाइटी है, मतलब मेन चीज किससे एसोसिएटेड है सोसाइटी की? इंडिविजुअल से। ठीक है, उसके बाद अगर आगे चले तो आता है एंड शुड बी फ्री टू परस्यू हिज हर इंटरेस्ट विदाउट अनड्यू इंटरफेरेंस। ठीक है, तो यहां पे कहना क्या चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति को अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए, या अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चीजें करनी चाहिए, विदाउट एनी इंटरफेरेंस, विदाउट एनी अनड्यू इन्फ्लुएंस, मतलब जहां पर कोई भी आपका मर्जी के खिलाफ इंटरफेयर ना करे। ठीक है, देन उसके बाद एम्फोसिस किस चीज पे है? पहला, फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन एंड एक्शन। ऑब्वियसली काम करने से पहले आपको सोचना पड़ेगा और उसके एक्शंस को प्लान करना पड़ेगा, तो उस चीज की फ्रीडम। देयर आफ्टर इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स। ठीक है, ये हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड इन प्रीवियस वीडियोस ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, देन उसके बाद देखें तो क्या है? डेमोक्रेटिक गवर्नेंस बेस्ड ऑन कंसेंट ऑफ गवर्नड। ठीक है, तो मतलब क्या है? इनका ये कहना था कि जो गवर्नेंस होनी चाहिए, जो डेमोक्रेटिक गवर्नेंस होनी चाहिए, वो उस लेवल पे होनी चाहिए जिसपे जो इंडिविजुअल जिसको गवर्न किया जा रहा है, जिसके लिए वो गवर्नेंस बनाई गई है, वो जिस लेवल पे कंसेंट दे वो सिर्फ उस लेवल पे गवर्नेंस होनी चाहिए। देन मार्केट इकोनॉमी एंड प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। ठीक है, तो जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, बिकॉज फोकस किस पे है? इंडिविजुअल पे है, तो इंडिविजुअल के पास क्या होगी? प्राइवेट प्रॉपर्टी ही होगी। देन उसके बाद दीज आर द प्रोपाउंडर्स, और इनका क्या है कहना कि जो जो जॉन लॉक थे वो क्या माने गए? फादर ऑफ द लिबरलिज्म, एंड आर्ग्यू इन्होंने क्या कहा? गवर्नमेंट शुड बी बेस्ड ऑन सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो इनका ये कहना था कि जो गवर्नमेंट होनी चाहिए वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट पे बेस्ड होनी चाहिए, मतलब अप टू दैट लिमिट विच द इंडिविजुअल इज अलाउइंग। ठीक है, देर आफ्टर उसके बाद एलिमेंट्स अगर देखें तो सबसे पहले हम बात ही कर रहे हैं किसकी? इंडिविजुअलिज्म की, जहां पर सोसाइटी की नहीं इंडिविजुअल फ्रीडम की बात हो रही है। ठीक है, देन उसके बाद एग्जांपल है, एक बार आप देख लोगे फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एंड उसके बाद आ जाता है आपका लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब आजादी, दैट इज फ्रीडम फ्रॉम आर्बिट्ररी कंट्रोल। आजादी का मतलब कि भाई आप हम पे कंट्रोल तो रखो, पर वो आर्बिट्ररी नहीं होना चाहिए, मतलब उस लेवल पे होना चाहिए जहां पे इक्वालिटी हो, जहां पर हर कोई फ्री हो। ठीक है, देयर आफ्टर ये आपका जेम्स मिल की चीजें हैं ऑन लिबर्टी, दैट इज डिफाइन लिबर्टी एज एब्सेंस ऑफ कोर्जन बाय अदर्स। ठीक है, तो लिबर्टी का मतलब क्या है? वो स्टेट जहां पर कोर्जन का अंत हो जाए, जहां पर दबाव का अंत हो जाए, जहां पे कोई प्रेशर का अंत हो जाए किसी और लोग के द्वारा। ठीक है, देन इक्वालिटी एक और इसका एस्पेक्ट है ऑफ द लिबरलिज्म। ठीक है, इक्वालिटी का मतलब क्या है? सारे लोग एक बराबर होने चाहिए, मतलब इक्वल बिफोर द लॉ। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 14 जो हमारा है वो इसी की बात करता है। ये आप यहां पे पासिंग रेफरेंस में लिख सकते हो इन एग्जाम्स, और यहां पे आप उसको हेडिंग दे सकते हो एग्जांपल। ठीक है, देयर आफ्टर उसके बाद आगे चले तो बात आती है लिमिटेड गवर्नमेंट की। तो लिमिटेड गवर्नमेंट मतलब लिमिटेड पावर्स ऑफ गवर्नमेंट।
ठीक है। तो लिमिटेड पावर्स होंगी गवर्नमेंट की, मतलब जो स्टेट का रोल होगा क्या होगा, प्रोटेक्ट एंड मेंटेन ऑर्डर, नॉट टू कंट्रोल द एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। ठीक है, तो स्टेट का रोल क्या होना चाहिए, सिर्फ ऑर्डर और जो पीस है, जो सोसाइटी है उसको कंट्रोल करना, उसको रेगुलेट करना, पर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ को रेगुलेट करना नहीं होना चाहिए, मतलब लोगों की पर्सनल जिंदगी में उसका कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। देन उसके बाद आ जाओ तो रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ अगेन आर्टिकल नंबर 14 जो बात करता है किसकी, जो लॉ है वो सबके लिए एक बराबर है, मतलब लॉ जो है सबसे ज्यादा सुपीरियर है। ठीक है, देन आता है आपका डेमोक्रेसी एंड कंसेंट। ठीक है, तो डेमोक्रेसी मतलब जो गवर्नमेंट होनी चाहिए वो कैसे, इलेक्टेड एंड अकाउंटेबल टू द पीपल होनी चाहिए, मतलब लोग उसे इलेक्ट करें और वो जवाबदेह हो किसको, लोगों को। ठीक है, देन बेस्ड ऑन कंसेंट ऑफ द गवर्न, मतलब उसके पास पावर कितनी होनी चाहिए, जितनी गवर्न मतलब जिसको वो गवर्न करने के लिए बनी है, वो गवर्न किस लेवल पे होना चाहता है, जिस लेवल पे होना चाहते हैं सिर्फ उस लेवल पे उसको गवर्न किया जाए। देन उसके बाद मार्केट इकोनॉमी को देखें तो क्या है, मार्केट इकोनॉमी एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इनका ये क्या था कि जो लिबरलिज्म का जो कंसेप्ट है उसमें कहता है प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड फ्री मार्केट कंपटीशन आर एसेंशियल फॉर इंडिविजुअल ग्रोथ एंड फ्रीडम। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया कि भाई इनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी जो इंडिविजुअल्स की प्रॉपर्टी है, प्लस फ्री मार्केट कंपटीशन, भाई जिसको जिस लेवल पे कॉम्पिटिट करना है, जिसको जिस लेवल पे भी चीजें उतारनी है मार्केट में वो उतार सकता है, तभी क्या होगा, इंडिविजुअल की ग्रोथ होगी और फ्रीडम बनी रहेगी। ठीक है, देन टाइप्स अगर देखें तो सबसे पहले आता है क्लासिकल। तो क्लासिकल लिबरलिज्म के जो टाइम पीरियड था वो क्या था, 17th सेंचुरी से लेकर के 19th सेंचुरी। ठीक है, और इसके जो आइडियाज थे वो किस पे, निगेटिव लिबर्टी पे थे, मतलब फ्रीडम फ्रॉम इंटरफेरेंस। तो इसका जो मेन एम था वो किस पे था, फ्रीडम फ्रॉम इंटरफेरेंस, कि बाकी फ्रीडम हो या ना हो पर कोई इंटरफेयर ना करे। ठीक है, लेजिस फायर कैपिटलिज्म, दैट इज फ्री मार्केट्स विद मिनिमल स्टेट इंटरवेंशन, दैट इज एडम स्मिथ द वेल्थ ऑफ नेशन, ये बुक का नाम था। ठीक है, तो इन्होंने ये चीज कही कि जो मार्केट्स होनी चाहिए उसमें स्टेट का जो इंटरफेरेंस होना चाहिए वो मिनिमम लेवल पे होना चाहिए। ठीक है, देन उसके बाद स्टेट का मेन फंक्शन जो इन्होंने बताया इज टू प्रोटेक्ट लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। ठीक है, तो जो स्टेट का जो मेन रोल है वो सिर्फ लिबरलिज्म के अकॉर्डिंग लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना होना चाहिए। ठीक है, देन बिलीव किसमें, इन सेल्फ हेल्प एंड इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इनका रोल ये है कि मतलब जो ये थिंकर्स है उनका ये कहना है कि जो इनका बिलीव है वो किस पे होना चाहिए, वो सेल्फ हेल्प पे होना चाहिए, खुद की हेल्प करो, एंड इंडिविजुअल की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स अदर इंडिविजुअल वो फुलफिल होनी चाहिए। एंड देन दीज आर द थिंकर्स ऑफ क्लासिकल लिबरलिज्म एंड क्रिटिसिज्म। अगर देखें तो क्या है, तो पहली चीज इग्नोर्ड सोशल इनइक्वालिटीज क्रिएटेड बाय इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म। ठीक है, तो जो इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश बाय इंडिविजुअल्स थी उसकी वजह से सोशल इनइक्वालिटी हो रही थी, उसको इन्होंने इग्नोर कर दिया। एंड वर्कर्स एंड पुअर हैड लिटिल प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, तो जो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स एंड लोअर कैटेगरी ऑफ द इंडिविजुअल्स था, लेबर कैटेगरी, तो उसका जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था उसको इन्होंने इग्नोर कर दिया। देन उसके बाद आता है आपका क्लासिकल के बाद मॉडर्न लिबरलिज्म। इसको क्या है, टाइम पीरियड अगर देखें तो लेट 19th सेंचुरी, बिकॉज 19th सेंचुरी तक तो क्लासिकल लिबरलिज्म ही था ऑनवर्ड्स। ठीक है, तो 19th सेंचुरी के बाद से ही शुरू हुआ एज अ रिस्पॉन्स टू इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड सोशल इनइक्वालिटी। तो ये जो लिबरलिज्म था ये बेसिकली ये रिस्पॉन्स में, मतलब एक तरीके से जवाब था किस चीज का, इंडस्ट्रियलाइजेशन और सोशल इनइक्वालिटीज का। ठीक है, तो इसमें अगर आइडियाज देखें तो सबसे पहले एम्फसाइज पॉजिटिव लिबर्टी। पॉजिटिव लिबर्टी का मतलब क्या है, फ्रीडम रिक्वायर्स अपॉर्चुनिटी एंड रिसोर्सेज। ठीक है, तो इनके अकॉर्डिंग क्या था, फ्रीडम जो थी वो किस चीज की भूखी थी, वो अपॉर्चुनिटी और रिसोर्सेज की भूखी आजादी। ठीक है, देन उसके बाद एडवोकेट्स फॉर स्टेट्स इंटरवेंशन इन इकोनॉमी, दैट इज वेलफेयर स्टेट टू प्रमोट सोशल जस्टिस। तो जब तक स्टेट इकोनॉमी में इंटरफेयर नहीं करेगा, मार्केट में इंटरफेयर नहीं करेगा, तब तक सोशल जस्टिस हो ही नहीं सकता, बिकॉज तब तक इंडिविजुअल क्या करेगा, दूसरे इंडिविजुअल को एक्सप्लॉइट करेगा ही करेगा। ठीक है, देन सपोर्ट्स यूनिवर्सल एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड सोशल सिक्योरिटी। ठीक है, तो इनका जो एम था वो किस पे था, यूनिवर्सल एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड सोशल सिक्योरिटी। देयर आफ्टर थिंकर्स को अगर देख लोगे एक बार कि इनके एक दो नाम आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पे याद कर लेना, एंड देन दिस इज द एग्जांपल ऑफ मॉडर्न लिबरल पॉलिसीज। ठीक है, ये एक बार आप देख लोगे। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं तो हमारा आता है डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल एंड मॉडर्न लिबरलिज्म। ये टेबल है, तो बेसिकली हमने दोनों ही को डिस्कस करा, क्लासिकल एज वेल एज मॉडर्न को। तो जब आप डिस्कशन कर ही चुके हो तो ऑब्वियसली आप डिफरेंसेस क्लियर कर ही सकते हो। ठीक है, तो पहली चीज व्यू ऑफ लिबर्टी को अगर देखें तो ये निगेटिव लिबर्टी पे है और ये पॉजिटिव लिबर्टी पे। ठीक है, देन उसके बाद रोल ऑफ स्टेट अगर देखें तो इनका कहना था मिनिमम इंटरफेरेंस होना चाहिए, और इनका यह कहना था कि एक्टिव एंड वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए स्टेट का इकोनॉमी में इंटरफेरेंस जरूरी है। देन इकोनॉमिक मॉडल अगर देखें तो लेजिस्फायर कैपिटलिज्म था, एंड उनका क्या था, मॉडर्न वालों का रेगुलेटेड कैपिटलिज्म एंड सोशल वेलफेयर। ठीक है,
देन उसके बाद इक्वालिटी को अगर देखा जाए तो लीगल एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी ओनली, ये इनका एम था। एंड देन इसमें इक्वालिटी किस पे थी, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लेवल पे, ठीक है। देन उसके बाद फोकस अगर देखें तो इंडिविजुअल सेल्फ रिलायंस, और इसमें क्या है, कलेक्टिव वेलबींग एंड सोशल जस्टिस, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर आप देखोगे तो बेटर कौन सा है जो अभी चल रहा है, दैट इज मॉडर्न लिबरलिज्म, ठीक है। देन क्रिटिसिज्म अगर देखा जाए तो एक्सेसिव इंडिविजुअलिज्म, ठीक है। तो बहुत ज्यादा जो लिबरलिज्म का जो प्रिंसिपल है वो किस पे फोकस है, इंडिविजुअलिज्म पर, मतलब इंडिविजुअल्स पे फोकस करता है, ठीक है। तो क्रिटिक्स का ये कहना है कि क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंडिविजुअल पे फोकस करता है तो कम्युनिटी के लिए और जो सोशल ऑब्लिगेशंस है वो फुलफिल नहीं होंगी, बिकॉज इंडिविजुअल अपनी राइट्स और लिबर्टीज की बात करेगा। देन इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, बिकॉज क्लासिकल लिबरलिज्म किसकी बात करता है, फ्री मार्केट अप्रोच की, जिसमें अपनी मर्जी से चाहे वो चीज प्रैक्टिस कर सकता है, तो क्या होगा, वो इनइक्वालिटी को बढ़ा देगा। एंड देन वेस्टर्न सेंट्रिक वैल्यूज को ये अडॉप्ट करता है, ठीक है। तो लिबरलिज्म इज ऑफन क्रिटिसाइज्ड फॉर फेलिंग टू अकाउंट फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी एंड नॉन वेस्टर्न ट्रेडिशंस, ठीक है। तो बिकॉज हमारा जो इंडिया का ट्रेडिशन है उसको फॉलो ना करके वेस्टर्न ट्रेडिशन को अगर फॉलो करोगे तो क्या होगा, जो हमारा कल्चरल डाइवर्सिटी है और जो नॉन वेस्टर्न ट्रेडिशंस है उस पर इफेक्ट आएगा। एंड देयर आफ्टर उसके बाद फोर्थ जो क्रिटिसिज्म है वो है फेलियर ऑफ न्यूट्रल स्टेट, ठीक है। तो न्यूट्रल स्टेट की बात ही नहीं करता, लिबरल स्टेट क्लेम्स न्यूट्रलिटी बट ऑफन प्रोटेक्ट्स इलाइट इंटरेस्ट। तो जो इलाइट इंडिविजुअल्स हैं उनके इंटरेस्ट को ये प्रोटेक्ट करता है रेदर देन ऑल ऑफ द इंडिविजुअल्स। देयर आफ्टर मार्क्सिस्ट क्रिटिक को देखें अगर, मार्क्सिस्ट आर्ग्यू दैट लिबरल राइट्स परपेचुएट क्लास इनइक्वालिटी, ठीक है। तो बेसिकली अगर देखें तो लिबरल राइट्स का मतलब क्या है, रिलेटेड टू द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ द इंडिविजुअल, ठीक है। तो वो क्या है, वो बेसिकली वो राइट है जो इंडिविजुअल के साथ एसोसिएटेड है, पर वो किसको कर रहा है, वो क्लास इनइक्वालिटी को परपेचुएट कर रहा है, मतलब जनरेशन बाय जनरेशन वो बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। देयर आफ्टर फासिस्ट एंड कंजर्वेटिव क्रिटिक्स को अगर देखें तो लिबरलिज्म इज सीन एज टू परमिसिव एंड लैकिंग मॉरल अथॉरिटी टू मेंटेन सोशल ऑर्डर, ठीक है। तो टू परमिसिव का मतलब क्या है, जहां पर इंडिविजुअल्स को बहुत ज्यादा फ्रीडम है, ठीक है, तो वो तो है, अच्छी चीज है, पर उससे क्या हो रहा है, मॉरल अथॉरिटी एंड मेंटेन सोशल ऑर्डर में दिक्कत आ रही है, सोशल ऑर्डर को मेंटेन करने में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। देयर आफ्टर लिबरलिज्म इन इंडियन कंटेक्स्ट को अगर देखा जाए तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो उसको एक्सेप्ट करता है टू अ सर्टेन लेवल, ठीक है। तो जो पार्ट नंबर 3 हमारा ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें आर्टिकल नंबर 19 ये कुछ फ्रीडम देता है जो कि लिबरलिज्म को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड देयर आफ्टर आर्टिकल नंबर 14 जो कि बात करता है किसकी, आर्टिकल नंबर 14 बात करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ की, ठीक है। तो बेसिकली ये आपका लिबरलिज्म के प्रिंसिपल्स हैं। देयर आफ्टर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट भी हमारे पास है, ठीक है, मतलब जब वहां पे वोटिंग करके यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, जहां पे वोटिंग करके 18 अबव पर्सन जाके वोट अपना देता है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट डिसाइड होती है, ठीक है। देन इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन भी है, ठीक है, रिफ्लेक्ट मॉडर्न लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसीज रेगुलेटेड बाय फ्री मार्केट्स, जिसको हम बोलते हैं क्या, मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी, ठीक है। तो बेसिकली इस तरीके से इंडिया में लिबरलिज्म लिमिटेड है। देयर आफ्टर उसके बाद आगे चलते हैं तो हमारा कंक्लूजन आ जाता है, कंक्लूजन ऑफ दिस टॉपिक, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक ओवर हो जाता है। देयर आफ्टर यहाँ पर ये कंक्लूजन हमारा खत्म हो गया, ठीक है। उसके बाद आ जाती है हमारी क्विक रिवीजन टेबल, जो कि बिफोर द एग्जाम्स 1 घंटा पहले अगर आपको क्विक रिवीजन करना है तो उसके लिए बेस्ट है, ठीक है। तो पहले लिबरलिज्म को डिफाइन किया, फिर क्लासिकल एंड मॉडर्न को डिफाइन किया, एंड देयर आफ्टर क्रिटिसिज्म को हमने मेंशन कर दिया इन दिस टेबल, ठीक है। देन आगे चलें, अब आ जाओ हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज सोशलिज्म, ठीक है, कंसेप्ट, एलिमेंट्स एंड क्रिटिसिज्म, स्कूल ऑफ सोशलिज्म, ठीक है। तो लिबरलिज्म के बाद आ जाता है हमारा सोशलिज्म, और सोशलिज्म का मतलब क्या है, सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, ठीक है। तो बेसिकली आपको लिबरलिज्म पे जाना है इंडिविजुअल आइडियोलॉजी पे, मतलब इंडिविजुअल लिबर्टीज पे, और इसमें क्या है, सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज पे आपको जाना है। एडवोकेटिंग फॉर कलेक्टिव ओनरशिप, जहां पर बात किसकी हो रही है, सोसाइटी की हो रही है, ठीक है, और रेगुलेशन ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड सोशल वेलफेयर, ठीक है। तो बेसिकली वहां पर इंडिविजुअल की बात हो रही है और यहाँ पे सोसाइटी की बात हो रही है, ठीक है। एक्सेस ऑफ कैपिटलिज्म एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन इन 18th and 19th centuries which created stark economic inequality and exploitation of workers, ठीक है। तो जब 18 और 19th सेंचुरी में बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन बढ़ गया बिकॉज ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी, तो उसके बाद इसकी जरूरत पड़ी। एंड देन सोशलिज्म का जो एम्फेसिस था वो किस पे था, कॉर्पोरेशन ओवर कंपटीशन, ठीक है। तो कॉर्पोरेशन पे था, मतलब लोग एक दूसरे के साथ कॉपरेट करें, ना कि एक दूसरे के साथ कॉम्पीट करें, ठीक है। एंड कम्युनिटी वेलफेयर ओवर इंडिविजुअल प्रॉफिट, ठीक है। तो कम्युनिटी का वेलफेयर होना चाहिए रेदर देन एक इंडिविजुअल का वेलफेयर हो, ठीक है। देयर आफ्टर सोशलिज्म का अगर कंसेप्ट देखें तो आइडिया किसका है, सोसाइटी एज अ होल, मतलब आप इतना समझ लो, आपको इन शॉर्ट स्टोरी बता देता हूं कि भाई
लिबरलिज्म बात कर रहा था इंडिविजुअल की, और वहां पर जो जो इंडिविजुअल टर्म्स थी उसको रिप्लेस करके सोसाइटी एज अ होल मतलब कम्युनिटी की बात हो रही है इन सोशलिज्म, ठीक है, रादर देन प्राइवेट इंडिविजुअल, मतलब सोसाइटी एज अ होल को देखा जाएगा, प्राइवेट इंडिविजुअल्स को नहीं देखा जाएगा। देयर आफ्टर शुड ओन और कंट्रोल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, तो सोसाइटी के पास पूरा कंट्रोल होना चाहिए रादर देन इंडिविजुअल के पास किस चीज का, प्रोडक्शन को बढ़ाने या घटाने का पूरा राइट्स। देयर आफ्टर कोर ऑब्जेक्टिव्स को अगर देखें तो क्या है, एलिमिनेशन ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, तो जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी हो रही है मार्केट में उसको एलिमिनेट करो। देन प्रोविजन ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल, तो इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए सबको। एंड देन स्टेट इंटरवेंशन फॉर सोशल वेलफेयर, तो स्टेट का जो इंटरवेंशन होगा वो किस पे होगा, सोशल वेलफेयर के लिए होना चाहिए, ठीक है। कार्ल मार्क्स एंड फ्राइडरिच एंजल्स के जो बुक है दैट इज कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, उसमें डिफाइन हुआ है क्या, सोशलिज्म एज अ ट्रांजिशनल स्टेज बिटवीन कैपिटलिज्म कम्युनिज्म वेयर स्टेट कंट्रोल्स प्रोडक्शन टू इंश्योर इक्वालिटी, ठीक है। तो ऑब्वियसली आपको ये ध्यान रखना है कि एक तरफ बात हो रही है इंडिविजुअल लिबर्टी की और एक तरफ बात हो रही है किसकी, सोशल वेलफेयर की, ठीक है। देयर आफ्टर अब देखें तो एलिमेंट्स ऑफ सोशलिज्म को अगर देखा जाए तो सबसे पहले क्या है, कलेक्टिव ओनरशिप है, ये हम बार बार डिस्कस कर ही चुके हैं, ठीक है, एक बार आप ये देख लोगे। देयर आफ्टर इकोनॉमिक प्लानिंग को देखें अगर, तो इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब क्या है, स्टेट जो है इस तरीके से इकोनॉमिक प्लानिंग करेगी कि जो वेल्थ है वो सेंट्रलाइज ना हो पाए, मतलब किसी एक इंडिविजुअल पे ना जाए, बल्कि जो पॉपुलेशन की नीड है उसको जस्टिफाई करे, सिर्फ प्रॉफिट पे उसका ध्यान ना हो, ठीक है। सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी को भी ध्यान देगी कौन, स्टेट, तो जो गैप्स है इनकम गैप्स बिटवीन द इंडिविजुअल्स उसको रिमूव करेगी ताकि सब एक लेवल पे आ सके, ठीक है। देयर आफ्टर प्रोविजन ऑफ वेलफेयर सर्विसेज, ठीक है, जो वेलफेयर सर्विसेज दैट इज फ्री और सब्सिडाइज्ड हेल्थ केयर, एजुकेशन, हाउसिंग एंड अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स जो है वो स्टेट प्रोवाइड करेगी। एंड देयर आफ्टर कॉपरेशन ओवर कॉम्पिटिशन, तो जो लोग हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ कॉपरेट करेंगे रेदर देन कॉम्पिटिट करने के। एंड क्लासलेस सोसाइटी, ठीक है, तो बेसिकली जो सोसाइटी का डिवीजन है बिटवीन डिफरेंट क्लासेस उसको हटा करके क्लासलेस बनाना है, मतलब कोई भी क्लास एग्जिस्ट ना करती हो, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन या कोई भी इनइक्वालिटी एग्जिस्ट ना करती हो। देन क्रिटिसिज्म अगर देखें तो क्या है, पहला सप्रेशन ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम, तो ऑब्वियसली अब आप इंडिविजुअल फ्रीडम पे जाओगे तो लिबरलिज्म पे जाना पड़ेगा, और अगर सोशल फ्रीडम पे जाओगे या सोसाइटी के वेलफेयर पे जाओगे तो आपको सोशलिज्म पे जाना पड़ेगा। तो जब आप सोशलिज्म पे जाते हो, जब सबके बारे में आप ध्यान देते हो, तो ऑब्वियसली इंडिविजुअल आपके दिमाग से स्लिप होंगे क्योंकि आप इंडिविजुअल्स पे ध्यान नहीं दे पाओगे, ठीक है। तो इसलिए क्या है, जो इंडिविजुअल की फ्रीडम्स है वो सप्रेस होंगी। एंड देयर आफ्टर इनएफिशिएंसी, इनएफिशिएंसी मतलब जो स्टेट रन इंडस्ट्रीज आर ऑफन क्रिटिसाइज्ड फॉर लो प्रोडक्टिविटी, ठीक है, बिकॉज एक चीज कही जाती है ना कि किसी को अगर सरकारी नौकरी मिल गई तो हो जाता है क्या, रिलैक्स, बिकॉज वो जाती नहीं है, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। तो बेसिकली जब आप रिलैक्स हो जाओगे तो आप प्रोडक्टिविटी कम कर दोगे और चीजें एफिशिएंट नहीं रहेंगी। एंड देयर आफ्टर ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल, मतलब सेंट्रलाइज प्लानिंग में लीड टू रेड टेपिज्म एंड करप्शन, ठीक है। तो बेसिकली जब सारी पावर सेंट्रल के पास चली जाएंगी, मतलब स्टेट के पास चली जाएंगी, तो उससे क्या होगा, करप्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड देन इकोनॉमिक स्टैग्नेशन, मतलब ओवर रेगुलेशन ऑफ मार्केट्स कैन डिस्करेज रिस्क टेकिंग एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। तो अगर एक मार्केट को बहुत ज्यादा रेगुलेट करने लगे, रिस्क टेकिंग की एफिशिएंसी कम हो जाएगी और ग्रोथ की भी जो रेट है वो कम हो जाएगा। एंड देयर आफ्टर आइडियलिस्टिक एजम्पशन, मतलब कंप्लीटली क्लासलेस एंड इगैलिटेरियन सोसाइटी इज अनरियलिस्टिक, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि क्लासलेस सोसाइटी बनाई जा सके। एंड देन हिस्टोरिकल फेलियर्स, मतलब कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन एंड इनएफिशिएंसी इन सोशलिस्ट इकोनॉमी आर ऑफन साइटेड एज एविडेंस ऑफ इट्स लिमिटेशन, ठीक है। तो जो सोवियत यूनियन का जो कोलैप्स हुआ उसको ये कहा जाता है कि भाई सोशलिज्म को हर लेवल पे नहीं रखा जा सकता। एंड देयर आफ्टर स्कूल ऑफ सोशलिज्म को देखें तो सबसे पहले आता है फेबियनिज्म, ठीक है। तो इसमें क्या है, ओरिजिनेटेड इन ब्रिटेन, ब्रिटेन में ओरिजिन हुआ इन 1884 विद फेबियन सोसाइटी फाउंडेड बाय सिडनी। एंड ये बेसिकली ये जो इंफॉर्मेशन है ये आपकी रेलेवेंट नहीं है बहुत ज्यादा, तो ये आप पासिंग रेफरेंस पे एक बार दे सकते हो, पर आपको ये स्कूल याद रखना है, ठीक है। देन फीचर्स को अगर देखें क्या है, एडवोकेट्स ग्रेजुअल एंड डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन टू सोशलिज्म, ठीक है। तो बेसिकली धीरे धीरे और डेमोक्रेटिक वे से आप लिबरलिज्म से सोशलिज्म पे मूव करो। एंड देन बिलीव्स इन रिफॉर्म्स विद इन कैपिटलिस्ट सिस्टम दैट इज वेलफेयर मेजर्स प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, ठीक है। तो जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है, मतलब जो कैपिटल्स है उसी में रिफॉर्म्स करके आप जो है वेलफेयर करो, ठीक है। देयर आफ्टर अपोजेस वायलेंट क्लास स्ट्रगल एंड प्रमोट्स एजुकेशन एंड परसुएशन, ठीक है। तो जो वायलेंट क्लास स्ट्रगल है उसको अपोज करता है, प्लस एजुकेशन और परसुएशन को सपोर्ट करता है, ठीक है। देन इंपैक्ट अगर देखें तो क्या है, इन्फ्लुएंस द क्रिएशन ऑफ लेबर पार्टी इन यूके, ठीक है। तो जो लेबर पार्टी यूके थी उसको इन्फ्लुएंस हुआ। एंड देन
नेहरूवियन सोशलिज्म इन इंडिया को इसमें हेल्प मिला, ठीक है, वॉज इंस्पायर्ड बाय फैबियन आइडियाज, ठीक है। तो जो फैबियन आइडियाज थे उससे नेहरूवियन सोशलिज्म इन इंडिया जो था वो इंस्पायर हुआ। एंड देयर आफ्टर सिंडिकलिज्म को देखें अगर क्या है तो ओरिजिन क्या है, पॉपुलर इन फ्रांस एंड इटली। तो बेसिकली ये हमारा सेकंड स्कूल ऑफ सोशलिज्म है, ठीक है। तो ये क्या है, फ्रांस और इटली में जो है वो पॉपुलर है। देन फीचर्स अगर देखे जाए तो क्या है, एडवोकेट्स डायरेक्ट एक्शन बाय वर्कर्स, ठीक है। तो ये क्या है, डायरेक्ट एक्शन बाय वर्कर्स की बात करता है कि जहां एक्सप्लॉयटेशन हो, जहां भी लगे तो क्या कर दो, स्ट्राइक कर दो, प्रोटेस्ट कर दो, सैबोटेज कर दो, ठीक है। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है, टू सीज कंट्रोल ऑफ इंडस्ट्रीज। तो जब भी ऐसा लगे वर्कर्स को कि भाई सोसाइटी की बात नहीं हो रही, उनके वेलफेयर की बात नहीं हो रही, तो क्या करो, स्ट्राइक कर दो और डायरेक्ट एक्शन कर सकते हो। एंड देन फोकस ऑन ट्रेड यूनियन, जो आज भी चलती है, जो ट्रेड यूनियन कंपनीज में चलती हैं, ठीक है, वो क्या है, एज अ फाउंडेशन ऑफ इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी। तो इंडस्ट्री लेवल पे डेमोक्रेसी बनाने के लिए, क्योंकि भाई वर्कर अपनी बात सारे अगर रखेंगे तो वही वाली बात है कि नहीं रख सकते, तो इसलिए उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव चुने इन द ट्रेड यूनियन और वो उनकी बात रखते हैं। एंड देयर आफ्टर रिजेक्ट पार्लियामेंट्री मेथड्स, फेवर्स इंडस्ट्रियल एक्शन एंड वर्कर्स सेल्फ मैनेजमेंट, ठीक है। तो बेसिकली जो पार्लियामेंट्री मेथड्स है, जो कि बिल पास कराना वगैरह, उसको रिजेक्ट करता है और इंडस्ट्रियल लेवल पे जो चीज होती है उसको क्या करता है, वर्कर के सेल्फ मैनेजमेंट पे उसको रिलाई करता है, ठीक है। देन थिंकर्स कौन है ये बार देख लोगे, उसके बाद आपका एग्जांपल है। देन उसके बाद आपका थर्ड स्कूल आ जाता है, दैट इज गिल्ड सोशलिज्म। अब इसमें ये बेसिकली ये भी ब्रिटेन में डेवलप हुआ था और इन अर्ली 20th सेंचुरी ये डेवलप हुआ था। फीचर्स अगर देखे जाए, इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज शुड बी कंट्रोल्ड बाय वर्कर्स, गिल्ड्स रेदर देन स्टेट, ठीक है। तो इनका ये कहना था कि जो इंडस्ट्रीज और सर्विसेज हैं वो वर्कर्स के थ्रू जो है मैनेज होनी चाहिए, मैनेजमेंट उसका वर्कर्स के थ्रू होना चाहिए रेदर देन स्टेट। एंड देयर आफ्टर एम्फेसाइज इंडस्ट्रियल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल सेल्फ गवर्नमेंट पे इन्होंने एम्फेसाइज किया, जैसे पंचायत सिस्टम है जो कि विलेज लेवल पे या रूरल लेवल पे सेल्फ गवर्नेंस रखता है। एंड देयर आफ्टर कंबाइंस एलिमेंट ऑफ सोशलिज्म विद मेडिवियल गिल्ड ट्रांजिशंस, ठीक है। तो जो सोशलिज्म है उसको मेडिवियल गिल्ड ट्रांजिशन, दैट इज कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्टिशियंस एंड वर्कर्स के थ्रू जो है सोशलिज्म को कंबाइन करने की कोशिश की, ठीक है। देयर आफ्टर प्रोपोनेंट कौन है देख लोगे, एंड इम्पैक्ट क्या है, इन्फ्लुएंस कोऑपरेटिव मूवमेंट एंड लेबर राइट्स एक्टिविज्म, ठीक है। तो जो कोऑपरेटिव मूवमेंट्स हुई और जो लेबर राइट के एक्टिविज्म थे उसको इन्होंने इन्फ्लुएंस किया। एंड देयर आफ्टर कंपैरिजन अगर देखें इन तीनों स्कूल्स का, तो बेसिकली या तो आप इसको कह लो क्विक रिवीजन टेबल या फिर कंपैरिजन टेबल, ठीक है। तो बेसिकली आप ये तीनों स्कूल्स के लिए आप ये चीज देख लोगे एक बार, ठीक है, किसकी कैसी अप्रोच थी, क्या वायलेंस वगैरह था, एंड देन रोल ऑफ स्टेट कितना था, एंड थिंकर्स कौन कौन थे, ठीक है। देन ये एग्जांपल हो गया। एंड देयर आफ्टर उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सोशलिज्म इन इंडियन कंटेक्स्ट। तो इंडियन कंटेक्स्ट में अगर सोशलिज्म को देखा जाए तो 42nd अमेंडमेंट जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट था, उसमें जो सोशलिस्ट वर्ड है प्रीएम्बल में वो ऐड किया गया। बोलते हैं ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया डिक्लेयर आवरसेल्व्स टू बी सोवरेन, सेक्युलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, ठीक है। तो बेसिकली सोशलिस्ट वर्ड जो है 42nd अमेंडमेंट में ऐड किया गया। एंड देयर आफ्टर जो पॉलिसीज थी, लैंड रिफॉर्म्स, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक एंड 5-year प्लान रिफ्लेक्ट सोशलिस्ट प्रिंसिपल, ठीक है। तो जो नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स मतलब जो गवर्नमेंट बैंक्स हैं, दैट इज आरबीआई के थ्रू जो रेगुलेट होते हैं, देयर आफ्टर, और जो लैंड रिफॉर्म्स है मतलब जो एक्विजिशन ऑफ लैंड है, ठीक है, उसको क्या है, उसको रेगुलेट किया गया इन 42nd अमेंडमेंट। देन नेहरूवियन सोशलिज्म को देखा जाए तो इंस्पायर्ड बाय फेबियरिज्म, ये हम डिस्कस कर ही चुके हैं। फोकस ऑन मिक्स्ड इकोनॉमी विद स्टेट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन किसके थ्रू होना चाहिए, स्टेट के थ्रू होना चाहिए, और इकोनॉमी कैसी होनी चाहिए, मिक्स होनी चाहिए, मतलब प्राइवेट एज वेल एज स्टेट के थ्रू रन होनी चाहिए, ठीक है। देन सोशलिज्म इन इंडिया के अंदर ही आता है हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल, जो हम डिस्कस कर ही चुके हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट नंबर 4, ठीक है। देयर आफ्टर आ जाता है हमारा कंक्लूजन ऑफ दिस टॉपिक, ठीक है। तो कंक्लूजन एक बार आप वीडियो पॉज करके देख लोगे फॉर योर फिनिशिंग ऑफ योर आंसर, ठीक है। इसके साथ आप अपने आंसर को फिनिश करोगे तो आंसर कंप्लीट लगता है, ठीक है। यहां पर कंक्लूजन हमारा खत्म हो गया, ठीक है। अब यहां से आ जाती है क्विक रिवीजन टेबल। तो क्विक रिवीजन टेबल में जो हमने अभी डिस्कस किया वो क्विकली बिफोर द एग्जाम 5 मिनट पहले वाला ये क्विक रिवीजन टेबल है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पर आपका ये क्विक रिवीजन टेबल खत्म हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज मार्क्सिज्म एंड कंसेप्ट ऑफ स्टेट। तो कार्ल मार्क्स की बेसिकली क्या है, ये कार्ल मार्क्स की स्टडी है। तो दैट इज अ मार्क्सिज्म इज अ socio-political and economic philosophy developed by Karl Marx and Friedrich Engels, that is 1818 से लेके 1883 तक कार्ल मार्क्स का पीरियड था, एंड 1820 से लेके 1895 तक फ्राइड्रिच का पीरियड था, ठीक है। तो बेसिकली मार्क्सिज्म क्या है, ये एक सोशल पॉलिटिकल थ्योरी है। अब इससे आपको रिलेट कर लेना है ये नाम, ठीक है। अगर दोनों नाम याद रखते हो तो वेल एंड गुड, पर एक नाम तो आपको मिनिमम याद रखना ही रखना है। देन तो ये बेसिकली क्या करते थे, ये कैपिटलिज्म को क्रिटिसाइज करते थे और ये प्रपोज करते थे क्या, क्लासलेस, स्टेटलेस एंड कम्युनिस्ट सोसाइटी
एज अल्टीमेट गोल। ठीक है, तो इनका क्या था कि जो कैपिटलिस्ट चीजें हैं उसको ये क्रिटिसाइज करते थे, एंड जो क्लासलेस, स्टेटलेस एंड कम्युनिस्ट सोसाइटी है उसको कहते थे कि जो अल्टीमेट गोल होना चाहिए वो ये होना चाहिए। एंड देन कंसेप्ट ऑफ स्टेट अगर देखें तो क्या है, इज क्लोजली लिंक्ड टू क्लास स्ट्रगल, इकोनॉमिक रिलेशंस एंड कंट्रोल ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो ये आप देख लोगे। देयर आफ्टर आता है आपका प्रिंसिपल्स, अगर देखें तो पहला क्या है, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। ठीक है, तो ये क्या है, ऑल हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स आर डिटरमाइंड बाय मटेरियल, दैट इज इकोनॉमिक लेवल पे, एंड कंडीशंस नॉट आइडियाज। ठीक है, तो बेसिकली जो मटेरियल कंडीशंस है, मतलब जो उस समय फिजिकल फॉर्म में जो कंडीशंस हैं उस पर डिपेंड करती हैं, मतलब इकोनॉमिक चीजों पर डिपेंड करती हैं, ना कि आइडियाज पे। ठीक है, देयर आफ्टर सोसाइटी प्रोग्रेसेस through modes of production, that is primitive communism, slavery, feudalism, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म। ठीक है, तो बेसिकली ये प्रोग्रेसिव चार्ट है ऑफ द सोसाइटी। ये आप अगर एग्जाम में बना दोगे तो बहुत ज्यादा आपको इन्फ्लुएंस मिलेगा ओवर द अदर्स, मतलब आपके जो मार्क्स हैं वो बढ़ जाएंगे। देयर आफ्टर क्लास स्ट्रगल अगर देखें, हिस्ट्री इज द स्टोरी ऑफ स्ट्रगल बिटवीन द ऑप्रेसर्स एंड द ऑप्रेस्ड। ठीक है, तो जो दबाने वाला है और जो दबने वाला है, तो हिस्ट्री क्या है, हम यही पढ़ते हैं किसने किसको किस तरीके से रूल किया, तो ये है। उसके बाद आगे चले तो आता है इकोनॉमिक बेस एंड सुपरस्ट्रक्चर। तो इकोनॉमिक बेस जो है रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन है, ऑब्वियसली हमें समझ ही चुके हैं इकोनॉमिक्स से कि जो इकोनॉमिक चीजें हैं वो क्या है, वो रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन है, डिटरमाइंस द सुपरस्ट्रक्चर, स्टेट, लॉ, कल्चर एंड आइडियोलॉजी। ठीक है, तो जो सारी चीजें हैं स्टेट, लॉ, कल्चर एंड आइडियोलॉजी, वो किस पे डिपेंडेंट है, सुपरस्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, देन उसके बाद एलियनेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन। तो इन कैपिटलिज्म वर्कर आर एलियनेटेड फ्रॉम देयर लेबर एंड एक्सप्लॉइटेड फॉर सरप्लस वैल्यू। ठीक है, तो प्रॉफिट के लिए वर्कर्स को एक्सप्लॉइट किया जाता है। कहा जाता है कि अगर आपसे कोई 10,000 रुपए का काम कराएगा तो ऑब्वियसली वो 1,00,000 रुपए उससे कमाएगा, तो दैट इज फॉर प्रॉफिट एक्सप्लॉइटेशन होता है। एंड जो वर्कर्स हैं वो एलियनेट हो जाते हैं फ्रॉम देयर लेबर, मतलब जब उनको काम नहीं होता तो उनको निकाल दिया जाता है। ठीक है, देन रेवोल्यूशन क्या है, तो कैपिटलिज्म को जो है ओवरथ्रो करना है, ये रेवोल्यूशन है। और कैपिटलिज्म को ओवरथ्रो करके क्या आना है, सोशलिज्म पे आना है, जिससे क्या हो सके, कम्युनिस्ट सोसाइटी बन सके, स्टेटलेस कम्युनिस्ट सोसाइटी बन सके। Karl Marx and Engels viewed state as a product of class conflict that exists only to maintain the dominance of ruling class। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा कि जो स्टेट है वो किसका प्रोडक्ट है, वो क्लास कॉन्फ्लिक्ट का प्रोडक्ट है, जो कि एग्जिस्ट करता है टू डोमिनेट द रूलिंग क्लास। ठीक है, देयर आफ्टर आगे चले तो स्टेट एज अ पार्ट ऑफ सुपरस्ट्रक्चर को अगर देखें तो मार्क्स के अकॉर्डिंग स्टेट इज नॉट न्यूट्रल, इट इज शेप्ड बाय इकोनॉमिक बेस। ठीक है, तो स्टेट क्या है, वो न्यूट्रल नहीं है, वो इकोनॉमिक बेस के थ्रू शेप किया जाता है एंड सर्व द इंटरेस्ट ऑफ इकोनॉमिकली डोमिनेंट क्लास। ठीक है, तो जो इकोनॉमिकली डोमिनेंट क्लास है उसका इंटरेस्ट जो स्टेट है वो पूरा करता ही करता है। ठीक है, देन ये एग्जांपल आप मेंशन करोगे, उसके बाद आएगा आपका टेम्परेरी नेचर ऑफ स्टेट। तो टेम्परेरी नेचर क्या है, स्टेट जो है वो टेम्परेरी नेचर है, मतलब परमानेंट नहीं है, एटर्नल नहीं है। ठीक है, एंड कार्ल मार्क्स ने कहा कि स्टेट जो है वो धीरे धीरे कमजोर होता जाएगा, विदर वे का मतलब कमजोर होता जाएगा, धीरे धीरे डिसअपियर होने के बजाय कमजोर हो जाएगा, मतलब गायब तो नहीं होगा पर कमजोर हो जाएगा। वन क्लास डिस्टिंक्शंस डिसअपियर आफ्टर सोशलिस्ट रेवोल्यूशन। तो जैसे ही क्लास का डिस्टिंक्शन खत्म हो जाएगा वैसे ही स्टेट क्या होगा, कमजोर हो जाएगा। देन सोशलिज्म क्या है, डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटरेट। ठीक है, इज अ ट्रांजिशनल स्टेज लीडिंग टू स्टेटलेस कम्युनिस्ट सोसाइटी। ठीक है, तो सोशलिज्म क्या है, ये एक ट्रांजिशनल स्टेज है किस चीज का, ताकि एक स्टेटलेस कम्युनिस्ट सोसाइटी को बनाया जा सके। ठीक है, देन स्टेट एंड रेवोल्यूशन को अगर देखा जाए तो कार्ल मार्क्स ने जो है वो रिजेक्ट किया क्या, ग्रेजुअल रिफॉर्म्स। तो उन्होंने ग्रेजुअल रिफॉर्म्स को रिजेक्ट किया एंड एम्फसाइज्ड ऑन रेवोल्यूशनरी ओवरथ्रो ऑफ द कैपिटलिस्ट स्टेट। तो उन्होंने धीरे धीरे रिफॉर्म को रिजेक्ट कर दिया और रेवोल्यूशनरी मतलब इंस्टेंट ओवरथ्रो की बात करी। एंड देयर आफ्टर प्रोलेटरेट मस्ट सीज स्टेट पावर। ठीक है, तो प्रोलेटरेट को क्या करना चाहिए, स्टेट की पावर को सीज कर लेना चाहिए, डिसमेंटल कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर्स एंड एस्टैब्लिश वर्कर्स स्टेट, डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटरेट। ठीक है, तो वर्कर स्टेट को एस्टैब्लिश करना चाहिए। एंड देयर ऑफ रूल ऑफ लॉ क्या है, रूल ऑफ लॉ इन पॉलिटिक्स देखें अगर, लॉज, कोर्ट एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस आर नॉट इम्पार्शियल, दे रिफ्लेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ रूलिंग क्लास। ठीक है, तो बेसिकली लॉ, कोर्ट्स और जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं वो इम्पार्शियल नहीं है, बल्कि वो रूलिंग क्लास के जो इंटरेस्ट है उसको रिफ्लेक्ट करते हैं, मतलब रूलिंग क्लास के फेवर में रहते हैं। देयर आफ्टर टेक्स्ट अगर देखें स्टेट थ्योरी पे क्या क्या है, ये एक बार आप देख लोगे, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पे एक दो चीजें आप मेंशन कर दोगे तो अच्छा हो जाएगा। एंड देयर आफ्टर लेनिन्स इंटरप्रिटेशन ऑफ मार्क्सिस्ट स्टेट को अगर देखें तो लेनिन अडॉप्टेड मार्क्स थ्योरी ड्यूरिंग द रशियन रेवोल्यूशन। तो जो रशियन रेवोल्यूशन का टाइम था उसमें मार्क्स थ्योरी को अडॉप्ट किया गया और उसके पॉइंट्स क्या थे, पहला कैपिटलिस्ट स्टेट कैन नॉट बी रिफॉर्म्ड बट स्मैश्ड।
तो जो कैपिटलिस्ट स्टेट है उसको रिफॉर्म नहीं किया जा सकता। जो उन्होंने बोला था ना कि ग्रेजुअल रिफॉर्म नहीं होना चाहिए बल्कि ओवरथ्रो होना चाहिए, रेवोल्यूशनरी ओवरथ्रो होना चाहिए, तो इन्होंने भी यही कहा कि जो कैपिटलिस्ट स्टेट है उसको रिफॉर्म नहीं किया जा सकता बल्कि उसको क्या करना पड़ेगा, स्मैश करना पड़ेगा। एंड देयर आफ्टर प्रोलेटेरियन स्टेट मस्ट सप्रेस द क्लास स्टेट। ठीक है, देन उसके बाद आगे चलते हैं तो आता है अल्टीमेटली द स्टेट विल विदर अवे इन कम्युनिस्ट सोसाइटी। तो ऑब्वियसली स्टेट क्या होगा, धीरे धीरे कमजोर होता जाएगा। देन क्रिटिसिज्म ऑफ मार्क्सिस्ट कंसेप्ट अगर देखें तो क्या है, पहला ओवर एम्फेसिस ऑन इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा, हर चीज को इकोनॉमिक्स से रिलेट कर दी, इकोनॉमिक्स पे जोड़ दी। ठीक है, तो सारा फ्रेमवर्क इन्होंने इकोनॉमिक्स का बताया, तो दैट इज ओवर एम्फेसिस ऑन इकोनॉमिक्स। एंड देयर आफ्टर फेलियर ऑफ कम्युनिस्ट स्टेट। तो फेलियर ऑफ कम्युनिस्ट स्टेट को देख लेते हैं। सोशलिस्ट कम्युनिस्ट स्टेट बिकेम अथॉरिटेरियन रेदर देन स्टेटलेस सोसाइटीज कॉन्ट्राडिक्टिंग मार्क्स विजन। ठीक है, तो जो मार्क्स विजन था उसके अकॉर्डिंग नहीं हुआ काम, बल्कि जो सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट स्टेट जब बना तो उससे क्या हुआ, अथॉरिटेरियनशिप वाली चीज आ गई रेदर देन स्टेटलेस सोसाइटीज के। ठीक है, देयर आफ्टर यूटोपियन आइडियलिज्म क्या है, द आइडिया ऑफ क्लासलेस स्टेटलेस सोसाइटी इज सीन बाय क्रिटिक्स एज अनरियलिस्टिक। तो इन्होंने कहा कि जो क्रिटिक्स थे इसके, उन्होंने कहा कि जो क्लासलेस और स्टेटलेस सोसाइटी है वो एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती। एंड लिबरल क्रिटिक्स ने क्या कहा, लिबरल आर्ग्यू दैट स्टेट कैन बी न्यूट्रल आर्बिटर ऑफ कॉम्पिटिंग इंटरेस्ट नॉट मेनली एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्लास डोमिनेशन। ठीक है, तो वो क्या है, ये लिबरल का व्यू है। देयर आफ्टर प्यूरिस्टिक क्रिटिक को अगर देखें तो उन्होंने क्या कहा, प्यूरलिस्ट बिलीव पावर इज डिप्रेस्ड अक्रॉस मल्टीपल ग्रुप्स एंड नॉट कॉन्सेंट्रेटेड सोली इन हैंड्स ऑफ द बर्गीज। ठीक है, तो बेसिकली इनका ये कहना था कि जो पावर है वो डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइडेड है रेदर देन द डोमिनेंट ग्रुप। ठीक है, देन आज की डेट में अगर रेलेवेंस देखें तो क्या है, तो आज की डेट में जो मार्क्स के आइडियाज हैं वो किस चीज में हेल्प होते हैं, पहला इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को एनालाइज करने में। ठीक है, देन कॉर्पोरेट इन्फ्लुएंस ऑन पॉलिटिक्स को एनालाइज करने में, एंड ग्लोबल कैपिटलिज्म एंड नियो इंपेरियलिज्म को एनालाइज करने में। ठीक है, तो बेसिकली ये आज की डेट में भी यूज होती है। ठीक है, तो ये बेसिकली कार्ल मार्क्स की थ्योरी आज भी इस तरीके से यूज की जाती है। एंड आगे चलते हैं तो हमारा आ जाता है कंक्लूजन ऑफ दिस टॉपिक ऑफ कार्ल मार्क्स थ्योरी एंड फ्राइड्रिच थ्योरी। तो इसको एक बार आप देख लोगे वीडियो पॉज करके। ठीक है, तो ये आपका कंक्लूजन है। ठीक है, अब यहां पर आ जाता है आपका क्विक रिवीजन टेबल की शुरुआत होगी। अब क्विक रिवीजन टेबल देख लेते हैं बिफोर द एग्जाम वाली। तो सबसे पहले आपको समझना है क्या, नेचर ऑफ द स्टेट, ओरिजिन, रोल, फ्यूचर ऑफ स्टेट, थिंकर्स, क्रिटिसिज्म, ये आपको देख लेना है। ठीक है, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज टोटलिटेरियनिज्म, कंसेप्ट, एलिमेंट्स, क्रिटिसिज्म, टाइप्स देखें तो फेसिज्म एंड नासिज्म। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन क्या है, तो टोटलिटेरियनिज्म इज अ पॉलिटिकल सिस्टम वेयर स्टेट होल्ड एब्सोल्यूट कंट्रोल ओवर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट लाइफ। ठीक है, तो जहां टोटलिटेरियनिज्म का मतलब ही क्लियर हो रहा है कि भाई लिबरलिज्म मतलब इंडिविजुअल, सोशलिज्म मतलब सोसाइटी के लिए, और टोटलिज्म मतलब जहां पर टोटल कंट्रोल किसके पास चला जाए, स्टेट के पास चला जाए। ठीक है, किस चीज का, एस्पेक्ट ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट लाइफ। ठीक है, देन उसके बाद जो ये इमरजेंस हुआ इसका 20वीं सेंचुरी में हुआ, और कहां हुआ, यूरोप में हुआ। ठीक है, तो इसमें फैसिस्ट इटली अंडर मुसोलिनी एंड नाजी जर्मनी अंडर हिटलर। ठीक है, तो बेसिकली यहां पर जब इन लोगों का रूलिंग था ओवर द इटली एंड ओवर द जर्मनी, तो यहां पर ये चीज का इमरजेंस हुआ। एंड देन इसमें क्या था, टोटलिटेरियन रिजाइम्स रिलाई ऑन प्रोपेगेंडा, सर्वेलेंस, रिप्रेशन ऑफ डिसेंट एंड सेंट्रलाइज पावर टू मेंटेन कंट्रोल। ठीक है, तो जहां पर इंडिविजुअल लिबर्टी जीरो है, कोई भी इंडिविजुअल लिबर्टी का इंपॉर्टेंस नहीं है, ना सोसाइटल वेलफेयर, वहां पर एक इंडिविजुअल जो है, या फिर कहूं तो एक पावर सस्टेन कर रही है सारी इंडिविजुअल लिबर्टीज पर। ठीक है, देन उसके कंसेप्ट अगर देखें तो क्या है, बेनिटो मुसोलिनी ने फर्स्ट टाइम इसको यूज करा। ठीक है, और इन्होंने डिस्क्राइब कैसे करा, ऑल कंपासिंग अथॉरिटी ऑफ द स्टेट, दैट इज एवरीथिंग विद इन द स्टेट, नथिंग आउटसाइड द स्टेट, नथिंग अगेंस्ट द स्टेट। ठीक है, तो सब कुछ स्टेट के अंदर, कुछ स्टेट के बाहर नहीं हो सकता और कुछ स्टेट के खिलाफ नहीं हो सकता। ठीक है, तो इनका अगर सिस्टम देखें तो क्या था, इंडिविजुअल हैज नो इंडिपेंडेंट राइट्स, तो इंडिविजुअल के पास कोई इंडिपेंडेंट राइट नहीं है। पॉलिटिकल अपोजिशन इज एलिमिनेटेड, तो पॉलिटिकली किसी को आप अपोज नहीं कर सकते, मतलब डेमोक्रेसी का एग्जिस्टेंस नहीं है। एंड देन गवर्नमेंट कंट्रोल्स क्या, मीडिया, एजुकेशन, इकोनॉमी एंड इवन कल्चर। ठीक है, तो गवर्नमेंट जो है वो हर चीज को कंट्रोल करेगा, दैट इज मीडिया, इकोनॉमी एंड एजुकेशन एंड कल्चर। ठीक है, उसके बाद एलिमेंट्स को अगर देखें तो क्या है, एब्सोल्यूट पावर एंड सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी। ठीक है, एंड देन आइडियोलॉजिकल कंट्रोल, सारी चीजों को कंट्रोल जो है वो किसके पास है, एक ही व्यक्ति के पास है या एक ही पावर के पास है। एंड सप्रेशन ऑफ राइट एंड फ्रीडम, तो इंडिविजुअल फ्रीडम या कोई राइट ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता। देयर आफ्टर प्रोपेगेंडा एंड मास मोबिलाइजेशन, दैट इज स्टेट कंट्रोल मीडिया प्रमोट्स रूलिंग आइडियोलॉजी एंड लीडर्स इमेज। ठीक है, तो जब स्टेट मीडिया को कंट्रोल करेगा तो क्या होगा, रूलिंग आइडियोलॉजी का जो है और लीडर का जो इमेज है वो बढ़ेगा। एंड देन
cult of leadership, that is leader right is glorified as infallible and semi divine, that is भगवान का दिया हुआ वो राइट है, एंड देयर आफ्टर स्टेट कंट्रोल ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। तो स्टेट जो है वो कंट्रोल करेगा किसको, इकोनॉमी को। दो प्राइवेट प्रॉपर्टी में एग्जिस्ट, द इकोनॉमी इज टाइटली कंट्रोल टू सर्व स्टेट इंटरेस्ट, ठीक है। तो जो इकोनॉमी का जो एम होगा वो स्टेट के इंटरेस्ट को सर्व करना होगा, ठीक है। बल्कि ऐसे स्टेट में बेशक जो है कुछ प्राइवेट प्रॉपर्टीज भी हो सकती हैं, पर उन सब का एम क्या होगा, स्टेट के इंटरेस्ट को सर्व करना होगा, ठीक है। देन मिलिटरिज्म एंड एग्रेशन, स्ट्रॉन्ग मिलिट्री फोकस, ठीक है। तो जो मिलिट्री फोकस होगा स्ट्रॉन्ग होगा, एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज, ठीक है। एंड देन यूज ऑफ टेरर एंड पुलिस स्टेट, मतलब जहां पर कोई इंडिविजुअल ना माने तो उसको डरा धमका करके मनाओ, ठीक है। देन क्रिटिसिज्म को अगर देखें तो पहला डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम, ये हम समझ ही चुके हैं, ये चीज आप खुद भी मेंशन कर सकते हो। एंड देन रिप्रेशन एंड वायलेंस, ये भी हम समझ चुके हैं कि भाई ऐसे स्टेट में तो बहुत ज्यादा वायलेंस होगा और लोगों को दबाया जाएगा। एंड सप्रेशन ऑफ पॉलिटिकल प्लुरलिज्म, मतलब जहां पर पॉलिटिकल राइट कोई बचेगा ही नहीं, नो गवर्नेंस नो पॉलिटिकल राइट्स, ठीक है। देन इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन भी होगा, क्योंकि सारी चीजें किसी है, एक स्टेट के लिए है, मतलब मिलिट्री में जाएगी। एंड कल्ट ऑफ पर्सनालिटी, मतलब जो पर्सनालिटी है वो खत्म हो जाएगी, मतलब प्रमोट्स अनक्वेश्चनिंग ओबीडियंस टू द लीडर एंड लीडिंग टू इरेशनल गवर्नेंस, ठीक है। तो जो लीडर है वो चाहे कुछ भी डिसीजन दे दे, आपको मानना ही पड़ेगा, दिस इज द स्टेट पॉलिसी, ठीक है। देन उसके बाद मॉरल एंड कल्चरल डिक्लाइन दैट प्रमोट्स प्रोपेगेंडा, सेंसरशिप एंड मैनिपुलेशन ऑफ हिस्ट्री, ठीक है। बिकॉज सारी पावर एक ही लोगों के हाथ में है, एक ही पर्सन के हाथ में है, या एक ही पावर के हाथ में है, तो क्या होगा, वो हिस्ट्री को भी मैनिपुलेट कर देगा, वो सारी चीजों को मैनिपुलेट कर सकता है। देन उसके बाद टाइप्स अगर देखें तो क्या है, फेसिज्म एंड नासिज्म। तो फेसिज्म क्या है, ओरिजिन फिर से कहां हुआ, इटली में हुआ, ये हम डिस्कस कर ही चुके हैं। एंड देन कोर फीचर्स क्या है, पहला एक्सट्रीम नेशनलिज्म, मतलब नेशन इज अबव इंडिविजुअल्स, तो इंडिविजुअल लिबर्टी जीरो है और सबके ऊपर कौन है, देश है, नेशन, ठीक है। देन अथॉरिटेरियन रूल, मतलब सेंट्रलाइज पावर अंडर डिक्टेटर, तो एक डिक्टेटर है जिसके पास सारी पावर्स है। एंड एंटी कम्युनिज्म एंड एंटी लिबरलिज्म, ठीक है, अपोजिस डेमोक्रेसी एंड सोशलिज्म, ठीक है। तो ये जो है डेमोक्रेसी और सोशलिज्म के अगेंस्ट है। एंड देन मिलिटेरियनिज्म, दैट इज एक्सपेंशन ऑफ मिलिट्री, मतलब जैसे पहले होता था कि एक बंदा अगर पावरफुल हो रहा है तो दूसरे राज्य पे कब्जा कर लेगा। एंड देन कॉर्पोरेट स्टेट, दैट इकोनॉमी ऑर्गेनाइज अंडर स्टेट सुपरविजन बट नॉट एबॉलिश्ड, ठीक है। तो जो इकोनॉमी है वो किस पे, स्टेट सुपरविजन पे है, मतलब स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑफ स्टेट है, पर वो एबॉलिश्ड नहीं है, ठीक है। देन प्रोपेगेंडा को अगर देखें, मीडिया इज यूज्ड टू ग्लोरीफाई द स्टेट एंड लीडर, ठीक है। तो मीडिया जो है वो ग्लोरीफाई करती है किसको, स्टेट और उसके लीडर को। तो ये आपका एग्जांपल हो गया। एंड देन उसके बाद नासिज्म पे आ जाओ, तो नासिज्म मतलब नेशनल सोशलिज्म, तो ओरिजिन फिर से कहां पर, ये जर्मनी थ्रू हिटलर के थ्रू। एंड कोर फीचर्स को अगर देखें तो रेडिकल सुप्रीमेसी, दैट इज बिलीफ इन सुपीरियरिटी ऑफ आर्यन रेस, तो बेसिकली आर्यन लोग जो थे, मतलब आर्यन रेस से जो लोग थे उनको प्रमोट करना, सुपीरियर है वो, और जो जूस रिलीजन को फॉलो करते थे उनको अपोज करना, ठीक है। देन वन पार्टी डिक्टेटरशिप, ठीक है। तो नाजी पार्टी कंट्रोल्ड द एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, तो एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ जो कि प्राइवेट इंडिविजुअल लिबर्टी होनी चाहिए वो भी पार्टी ही कंट्रोल कर रही थी। एंड टोटल कंट्रोल, मतलब जो मीडिया था वो सब चीजें, सारी चीजें इनके ही हाथ में थी और अपोजिशन कोई था नहीं। इसमें भी मिलिटरिज्म एंड एक्सपेंशन, तो इसमें भी इनका भी एम यही था कि जो पूरा यूरोप है उसको कन्कर कर लो। एंड होलोकॉस्ट, मतलब सिस्टमैटिक जीनोसाइड ऑफ ज्यूस, रोमानियन एंड अदर्स, ठीक है। तो जो एंटी आर्यन है उसको खत्म कर दिया। एंड इकोनॉमिक कंट्रोल, दैट इज स्टेट डायरेक्टेड इकोनॉमी विद एम्फेसिस ऑन वॉर प्रोटेक्शन, ठीक है। तो वॉर प्रोटेक्शन के हिसाब से उन्होंने इकोनॉमी को रेगुलेट किया। देन डिफरेंस अगर देखें तो डिफरेंस क्लियर है। सबसे पहले फोकस के एस्पेक्ट पे देख लोगे आप लोग एक बार, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। तो लीडर हम डिस्कस कर ही चुके हैं, दोनों अलग अलग थे। एंड देन आइडियोलॉजी दोनों की अलग थी, दैट इज एक्सट्रीम नेशनलिज्म एंड नेशनलिज्म प्लस रेसिज्म, ठीक है। देन पॉलिसी को देखें अगर, तो पॉलिसी क्या थी, कॉर्पोरेट स्टेट इकोनॉमी, और इनकी क्या थी, टेरिटोरियल एक्सपेंशन। देन मेथड्स को अगर देखें तो क्या है, मिलिटेरिज्म एंड प्रोपेगेंडा, इनका भी मिलिटेरिज्म, जीनोसाइड एंड प्रोपेगेंडा, ठीक है। देन उसके बाद देखते हैं तो क्या है, टोटलिटेरियनिज्म वर्सेस अथॉरिटेरियनिज्म, ठीक है। तो अथॉरिटेरियनिज्म जो है वो अलाउ करता है किसको, सम सोशल एंड इकोनॉमिक फ्रीडम। तो जो अथॉरिटेरियनिज्म है मतलब एक अथॉरिटी है जिसमें कुछ सोशल और इकोनॉमिक फ्रीडम हो सकती है, पर जो टोटलिटेरियनिज्म है वो कंप्लीट कंट्रोल लेता है सारे एस्पेक्ट्स पर, ठीक है। और एग्जांपल एक बार देख लोगे आप लोग। उसके बाद आगे चलते हैं तो आता है हिस्टोरिकल एग्जांपल ऑफ टोटलिटेरियन रिजीम्स। तो पहला है आपका फेसिस्ट इटली, ये हम समझ ही चुके हैं, नाजी जर्मनी एंड स्टालिनिस्ट यूएसएसआर, ठीक है। तो बेसिकली इसके ये एग्जांपल्स हैं, तो ये 2-3 एग्जांपल्स आप एक बार देख लोगे। देन उसके बाद आगे चलते हैं। तो इस टॉपिक का ये कंक्लूजन है
आफ्टर दिस कंक्लूजन ये हमारा टॉपिक ओवर हो जाएगा ऑफ द टोटलिटेरियनिज्म एंड फासिज्म एंड रेसिज्म, दैट आर द टाइप्स ऑफ टोटलिटेरियंस। ठीक है, देन आगे चलते हैं। तो ये क्विक रिवीजन टेबल है बिफोर द एग्जाम वाली। ठीक है, तो एक बार आप देख लोगे, सारी चीजें हम डिस्कस कर ही चुके हैं। ठीक है, एक बार आप देख लोगे वीडियो पॉज करके, ये मेथड्स हो गए एंड देयर आफ्टर ये हमारा क्विक रिवीजन टेबल खत्म हो गया। अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज फेमिनिज्म पॉलिटिकल डायमेंशंस। ठीक है, तो फेमिनिज्म क्या है? फेमिनिज्म बेसिकली क्या है? सोशो पॉलिटिकल एंड आइडियोलॉजिकल मूवमेंट है दैट एडवोकेट्स जेंडर इक्वलिटी, फोकसिंग ऑन एलिमिनेशन ऑफ पैट्रियार्कल स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल एक्सक्लूजन एंड सोशल डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। ठीक है, तो ये आजकल बहुत ज्यादा फेमस टर्म भी हो रहा है फेमिनिज्म, जहां पर जेंडर इक्वलिटी की बात कर रही है, वुमेन को एक साथ लाने की बात हो रही है, मतलब हर लेवल पे मेन एंड वुमेन मस्ट बी ट्रीटेड इक्वल। ठीक है, तो ये चीज है। एंड देन ये पॉलिटिकल डायमेंशन ऑफ फेमिनिज्म एनालाइज हाउ पावर, law, state and governance have historically been male dominated and how they can be restructured to ensure equal participation and representation of women। ठीक है, तो किस तरीके से मेल डोमिनेटेड सोसाइटी रही है और किस तरीके से उसको रिस्ट्रक्चर किया जा सकता है ताकि जो दोनों वर्ग हैं, मतलब मेल एंड वुमेन, दोनों चीजें इक्वल आ सके। एंड देन उसके बाद फेमिनिज्म जो है वो अबाउट इक्वल राइट्स के बारे में नहीं है सिर्फ, बट ऑल्सो ट्रांसफॉर्मिंग पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स दैट सस्टेन इनइक्वालिटी। ठीक है, तो जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है जिसमें इनइक्वालिटी है उसको भी रिफ्रेम करने की बात करता है क्या? फेमिनिज्म। ठीक है, देन आगे चलते हैं। कंसेप्ट ऑफ फेमिनिज्म को अगर देखें तो पहला तो इन्होंने एग्जामिन किया पॉलिटिक्स एज बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट, तो इन्होंने दोनों चीज को एग्जामिन किया, पॉलिटिक्स को मतलब दोनों एंगल पे एग्जामिन किया, दैट इज पब्लिक एंड प्राइवेट, चैलेंजिंग ट्रेडिशनल सेपरेशन ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट स्फीयर्स। ठीक है, देन उसके बाद अगर देखें तो कैरोल पैटमैन ने जो है आर्ग्यू किया दैट ट्रेडिशनल सोशल कॉन्ट्रैक्ट एक्सक्लूड वुमेन फ्रॉम पॉलिटिकल सिटीजनशिप। ठीक है, तो जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स है, मतलब जो सोशल सोसाइटी हमारी, मतलब जिस तरीके से सोसाइटी का कॉन्ट्रैक्ट है, सोसाइटी कॉन्ट्रैक्ट इन द सेंस जिस तरीके से सोसाइटी का स्ट्रक्चर है, वर्किंग है, वो क्या करता है? वो वुमेन को एक्सक्लूड करता है फ्रॉम पॉलिटिकल सिटीजनशिप। एंड पॉलिटिकल फेमिनिज्म एम किस पे करता है? पहला, इंक्रीज वुमेन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में वुमेन्स को बढ़ाना, इस चीज पे एम करता है। एंड चैलेंज जेंडर बायस इन लॉज एंड पॉलिसीज। ठीक है, तो लॉज और पॉलिसीज में जो जेंडर बायस हो रहा है, अगर हो रहा है फॉर मेल डोमिनेंट सोसाइटी, तो उसको चैलेंज करता है। एंड रीडिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर, तो पावर को रीडिफाइन करता है एज कोऑपरेटिव रेदर देन हायरार्किकल। ठीक है, तो जैसे बोलते थे ना कि अगर किसी राजा का लड़का नहीं हुआ तो उसके राज्य का कोई भी वारिस नहीं माना जाता था, तो क्या है? कोऑपरेटिव होना चाहिए, हायरार्किकल नहीं होना चाहिए। ठीक है, देन आगे चलते हैं। पॉलिटिकल गोल्स ऑफ फेमिनिज्म को अगर देखें तो पॉलिटिकल इक्वालिटी। ठीक है, तो इक्वल वोटिंग राइट्स, एक्सेस टू पब्लिक ऑफिस एंड पॉलिसी मेकिंग रोल्स, तो सारी चीजों में इक्वल राइट्स वुमेन्स को मिलने चाहिए। तो वुमेन का सफरेज मूवमेंट स्टार्ट हुआ इन 19th एंड 20th सेंचुरी इन यूके, यूएसए एंड इंडिया। ठीक है, तो वुमेन को भी वोटिंग राइट्स मिले। एंड देयर आफ्टर लीगल रिफॉर्म्स को अगर देखें तो फेमिनिस्ट एडवोकेट फॉर जनरल जस्ट लॉज ऑन प्रॉपर्टी, एम्प्लॉयमेंट, मैरिज, डाइवोर्स एंड वायलेंस। तो 2005 से जो वुमेन्स हैं उनको भी प्रॉपर्टी में इनहेरिटेंस वाला राइट मिला। ठीक है, देन उसके बाद आगे चलते हैं तो आता है चैलेंजिंग पेट्रियार्की, मतलब जो पेट्रियार्कल पावर्स हैं, स्ट्रक्चर्स जिस तरीके से सोसाइटी का बना है, पेट्रियार्कल सिस्टम जो बना हुआ है उसको जो है चेंज करके इक्वालिटी की बात होनी चाहिए। एंड जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम में भी पेट्रियार्कल सिस्टम नहीं होना चाहिए। देन फोकस ऑन इंटरसेक्शनैलिटी, मतलब पॉलिटिकल फेमिनिज्म एक्नॉलेज हाउ कास्ट, क्लास, रेस एंड सेक्सुअलिटी इंटरसेक्ट विद जेंडर अपोजिशन। ठीक है, तो इनका एनालिसिस ये कहता है, इन्होंने प्रॉपर्ली एक्नॉलेज किया कि किस तरीके से कास्ट, क्लास और रेस या सेक्सुअलिटी पे बेस्ड जो इनइक्वालिटीज होती हैं या जो इनका इंटरसेक्शन होता है वो किस तरीके से अप्रेस करता है जेंडर को, मतलब बेस्ड ऑन जेंडर डिस्क्रिमिनेशन किस तरीके से होता है। ठीक है, देन उसके बाद रिप्रेजेंटेशन इन गवर्नेंस, तो जो गवर्नेंस है, मतलब जो गवर्नमेंट बन रही है उसमें रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। ठीक है, तो एडवोकेट्स रिजर्वेशन एंड एफर्मेटिव एक्शन, जहां पर बात रिजर्वेशन की आ जाएगी वहां पर आप याद रखोगे कि जो हमारा आर्टिकल नंबर 15 एंड आर्टिकल नंबर 16 है वो बात किसकी करता है? रिजर्वेशन की, मतलब एक तरीके से कहूं तो ये बात करता है नॉन डिस्क्रिमिनेशन की, पर एग्जैक्टली अगर देखोगे तो ये बात करता है स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड फॉर चिल्ड्रन। ठीक है, जिनको रिजर्वेशन दिया जा सकता है इन केस ऑफ पॉलिसीज, इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, देन उसके बाद बात करें तो आ जाता है वेव्स ऑफ फेमिनिज्म एंड पॉलिटिकल डायमेंशंस। तो फेमिनिज्म की क्या क्या वेव्स थी? पहला, सबसे पहले फर्स्ट वेव जो देखें वो आई थी 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी में। ठीक है, तो इस पे लीगल एंड पॉलिटिकल राइट्स पे एम था, मतलब जो यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज है उसमें वुमेन को भी इंक्लूड करो, और प्रॉपर्टी राइट और एक्सेस टू एजुकेशन वुमेन्स को भी मिलना चाहिए बराबर। ठीक है, देन आगे चलते हैं।
सेकेंड वेव जो थी वो ब्रॉडर थी, कैसे? इक्वालिटी इन वर्कप्लेस, एजुकेशन, सेक्सुअलिटी एंड फैमिली। ठीक है, तो पहली वाली में एजुकेशन और पॉलिटिकल लेवल पे राइट्स चाहिए थे, और दूसरे वाली में इक्वालिटी इन वर्कप्लेस, एजुकेशन एंड सेक्सुअलिटी एंड फैमिली। ठीक है, देन उसके बाद देखें तो थर्ड वेव में क्या है? एम्फसाइज डाइवर्सिटी, इंटरसेक्शनैलिटी एंड ग्लोबल फेमिनिज्म। ठीक है, तो बेसिकली थर्ड वेव का मोर ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट था। एंड देयर आफ्टर फोर्थ वेव जो थी वो 2000 से आगे चल रही है, दैट इज डिजिटल एरा। तो डिजिटल एक्टिविज्म, सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड जेंडर बेस्ड वायलेंस के अगेंस्ट लॉ बनाने की चीजें, और ये इसका एग्जांपल है। एंड देयर आफ्टर आती है बात किसकी? पॉलिटिकल थ्योरीज विद इन फेमिनिज्म। ठीक है, तो पॉलिटिकल थ्योरीज क्या है? पहला लिबरल फेमिनिज्म। ठीक है, तो लिबरल फेमिनिज्म का मतलब क्या है? इक्वल लीगल राइट्स एंड पॉलिटिकल राइट्स विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी। और इसके थिंकर्स ये हैं, एक बार आप देख लोगे तो बेसिकली जो लिबरल फेमिनिज्म का मतलब है इक्वल पॉलिटिकल एंड लीगल राइट्स। देयर आफ्टर रेडिकल फेमिनिज्म को देखें अगर, सीज पेट्रियार्की एज रूट कॉज ऑफ वुमेन्स ऑपरेशन, डिमांडिंग स्ट्रक्चरल चेंज रेदर देन लीगल रिफॉर्म। ठीक है, तो पेट्रियार्की को रिमूव करने के लिए उन्होंने स्ट्रक्चर चेंज की डिमांड करी रेदर देन लीगल रिफॉर्म। देयर आफ्टर सोशलिस्ट की अगर देखें या मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म को देखें तो वुमेन ऑपरेशन टू कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, तो इन्होंने इस चीज को टारगेट करा कि जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स है उसमें वुमेन को सप्रेस किया जा रहा है। एंड देन उसके बाद आगे चले तो आता है इंटरसेक्शनल फेमिनिज्म। तो इंटरसेक्शनल फेमिनिज्म क्या है? हाईलाइट्स ओवरलैपिंग ऑपरेशंस। तो जो अदर कास्ट और अदर रीजंस की वजह से जो डोमिनेशन हो रहा था ऑफ द डोमिनेंट क्लास, तो वो चीज उन्होंने हाईलाइट करी कि अदर क्लास में आने के साथ साथ अदर रिलीजन या अदर एस्पेक्ट्स अदर कास्ट के अंदर, प्लस जो चीजें अदर कास्ट के साथ हो रही थी वही चीजें वुमेन के साथ भी हो रही थी, मतलब ओवरलैपिंग थी एक दूसरे की। ठीक है, देन फेमिनिज्म एंड द स्टेट। ठीक है, तो फेमिनिस्ट क्रिटिक द स्टेट एज अ पेट्रियार्कल इंस्टीट्यूशन दैट परपेचुएट्स मेल डोमिनेंस थ्रू लॉज एंड पॉलिसीज। ठीक है, तो इनका एक कहना था कि जो स्टेट है वो पेट्रियार्कल है, जो कि मेल डोमिनेंस को दिखाता है बाय लॉज एंड बाय द पॉलिसीज। ठीक है, ये एक बार एग्जांपल है, एग्जांपल तो कई सारे मिल जाएंगे इसके, आप खुद भी लिख सकते हो। ठीक है, देन आगे चलते हैं तो आता है हमारा फेमिनिस्ट पॉलिटिकल मूवमेंट्स। तो क्या क्या है देख लेते हैं। तो ये आपकी मूवमेंट्स हैं, फर्स्ट ये ग्लोबल लेवल की मूवमेंट्स हैं। ठीक है, देन इंडियन कंटेक्स्ट में अगर देखें तो ये आपकी मूवमेंट्स हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये मूवमेंट्स जो है बेसिकली वुमेन के द्वारा स्टार्ट की हुई थी, पर आपको ये ध्यान रखना है कि आप इंडियन कंटेक्स्ट वाली तो इजी है फॉर रिमेंबरिंग, पर ग्लोबल कंटेक्स्ट में आपको कम से कम एक दो मूवमेंट्स आपको याद रखनी पड़ेंगी दैट आर इनिशिएटेड बाय द फेमिनिस्ट। एंड देन क्रिटिसिज्म अगर देखें तो क्या है? पहली चीज फ्रेगमेंटेशन, मल्टीपल फेमिनिस्ट स्कूल दैट इज लिबरल, रेडिकल, इंटरसेक्शनल, समटाइम्स डाइवर्ज इन गोल्स। ठीक है, तो जो क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स है फेमिनिस्ट के भी, तो इससे क्या हो रहा है, जो गोल है, जो मेन पर्टिकुलर एम होना चाहिए, बोलते हैं ना कि अगर बहुत सारी चीजें हैं तो उनको इकट्ठा करना मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए बहुत सारे लोगों को एक ही एम पे काम करना चाहिए। देन वेस्टर्न सेंट्रिक बायस दैट इज अर्ली फेमिनिज्म फोकस इश्यूज ऑफ व्हाइट मिडिल क्लास वुमेन इग्नोरिंग मार्जिनलाइज्ड ग्रुप। ठीक है, तो जब फेमिनिज्म की स्टार्ट हुई तब व्हाइट मिडिल क्लास वुमेन को ज्यादा टारगेट किया गया इन द सेंस ऑफ राइट्स, और जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप था उसको इग्नोर कर दिया गया। एंड ओवर एम्फेसिस ऑन जेंडर। ठीक है, तो क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट क्लास और इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज आर समटाइम्स साइडलाइंड। ठीक है, तो जो क्लास और इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज जिसको मेन फोकस पे रखना चाहिए था वो साइडलाइन हो गई बिकॉज ऑफ जेंडर इश्यूज का ओवर एम्फेसिस। ठीक है, देन बैकलैश एंड मिस इंटरप्रिटेशन, सम परसीव फेमिनिज्म एज एंटी मैन रेदर देन प्रो इक्वालिटी। ठीक है, तो कुछ फेमिनिस्ट जो हो जाते हैं ज्यादा ही भावनाओं में बहने वाले, तो वो एंटी मैन हो जाते हैं, मतलब मर्द जात के खिलाफ हो जाते हैं, ना कि उनका एम रहता है कि आप जेंडर इक्वालिटी की बात करो। ठीक है, देन फेमिनिज्म को अगर देखें इन कंटेम्पररी पॉलिटिकल डिस्कोर्स, तो जेंडर कोटा है, मतलब हमारे अभी आर्टिकल नंबर 16 जो है वो बात करता है किसकी? एम्प्लॉयमेंट कोटा फॉर वुमेन, और आर्टिकल नंबर 15 बात करता है किसकी? स्पेशल पॉलिसी फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन। ठीक है, तो वो चीज है। ठीक है, देन उसके बाद जेंडर सेंसिटिव लॉज है। ठीक है, तो जो आर्टिकल नंबर 15 से रिलेट करते हैं। देन उसके बाद डिजिटल फेमिनिज्म है, जो कि मूवमेंट्स लाइक मी टू हाईलाइट सेक्सुअल हैरेसमेंट ग्लोबली। ठीक है, देयर आफ्टर ग्लोबल इंपैक्ट है, फेमिनिस्ट पॉलिसीज इन्फ्लुएंस यूएस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 5 था, दैट इज जेंडर इक्वालिटी। देन उसके बाद आ जाता है आपका लास्ट, दैट इज कंक्लूजन। तो कंक्लूजन आप एक बार देख लोगे। ठीक है, यहां पर आपका ये कंक्लूजन खत्म हो जाता है ऑफ दिस टॉपिक ऑफ फेमिनिज्म। एंड इसके बाद हमारी आ जाती है क्विक रिवीजन टेबल। ठीक है, तो पहले गोल, वेव्स, थ्योरीज, पॉलिटिकल एंड क्रिटिसिज्म। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारा टॉपिक खत्म हो गया, और इसी के साथ यूनिट नंबर 3 ऑफ पॉलिटिकल साइंस भी ओवर हो गई और सेमेस्टर नंबर 3। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर अपडेट्स।